हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास एक थप्पड़ हिंदुस्तानी का पार्ट 4। ये पागलपन है विकास, कसमसाते हुए रघुनाथ ने कहा। छोड़ दो उस बेकसूर लड़की को और खुद को हमारे हवाले कर दो। दो देशों के बीच चल रही लड़ाई को अपनी लड़ाई मत बनाओ। यह फैसला करने का काम सरकार का है कि पाकिस्तान को कब और किस तरह उसकी हरकतों का जवाब देना है। नहीं डैडी, यह काम सिर्फ और सिर्फ सरकार का नहीं है, विकास ने रघुनाथ से कहा। वह विकास, यह काम हर हिंदुस्तानी नागरिक का है। भारत में रहने वाले बच्चे बच्चे को पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने का हक है और वही मैं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त देश विदेश में मुझे आज तक के पर्दे पर देखा सुना जा रहा है। मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है डैडी, और आप जानते हैं एक बार मैं जब कुछ करने की ठान लेता हूँ तो रुका नहीं करता। इस भ्रम के शिकार होकर मुझे रोकने की कोशिश मत करना कि मैं इस निर्दोष लड़की को मार नहीं सकता जिसका नाम रजनी शर्मा है। मेरा सिद्धांत है, बड़े काम को अंजाम देना हो तो बेकसूरों की बलि भी देनी पड़ती है। मेरी गोली लगने पर रजनी शर्मा का नाम शहीदों में लिखा जाएगा, मगर इसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। कहने के साथ विकास रजनी को कवर किए उसे अपने साथ घसीटता हुआ पीछे हटने लगा था। अपनी जीप की तरफ उसके बंधनों में जकड़ी रजनी शर्मा मचलती हुई चिल्लाई, हेल्प हेल्प। हे भगवान, रेना बड़बड़ा उठी। क्या वह सचमुच इस मासूम लड़की को मार डालेगा? रुक जाओ विकास, रुक जाओ। रिवॉल्वर हाथ में लिए रघुनाथ उसकी तरफ बढ़ता हुआ गरजा। अभी तक तुम्हारा जुर्म इतना संगीन नहीं है, लेकिन अगर एक बार तुम यहाँ से निकल गए तो। जाने दीजिए न सर, उस इंस्पेक्टर ने रघुनाथ के नज़दीक आकर धीरे से कहा, जो विकास को पहले से ही जानता था। ठीक ही तो कर रहे हैं विकास बाबू। हिंदुस्तान का यह एक ही सिरफरा पाकिस्तान की खोपड़ी को ठिकाने पर ले आएगा। वाह, क्या बात कही है। जनरल परवेज मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ रसीद करने निकला है हिंदुस्तान का बेटा। शट अप, रघुनाथ कुर्राया। उसे पकड़ने की कोशिश करो। उतने ही धीमे स्वर में दूसरा इंस्पेक्टर बोल पड़ा। पहली बार आपके हुक्म को ताक पर देने का जी चाह रहा है सर, रघुनाथ ने उससे गुर्राया। नौकरी से पेट भर गया है क्या? बाढ़ में गई नौकरी, एक हवलदार कह बैठा। साली नौकरी बड़ी है या देश की आन बान शान? एक और पुलिस वाला कह उठा। देश का मान सम्मान बचाने जा रहा है जियाला। आपको तो गर्व करना चाहिए कि वह आपका बेटा है। मस्तक पर तिलक करना चाहिए उसके, वैसा ही तिलक जैसा बॉर्डर की तरफ जाने वाले के मस्तक पर किया जाता है। यह तो बॉर्डर पार जा रहा है, वहाँ जहाँ से हमारे देश को जलाया जा रहा है। बनना गया रघुनाथ, बनाकर अपने सहयोगों को घूरा। फिर ध्यान से, बहुत ध्यान से अपने दिल की आवाज़ सुनी। वह भी यही रही थी जो ये कह रहे थे, मगर उसी क्षण उसे अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का बोध हुआ। सो रिवॉल्वर को मजबूती के साथ अपने हाथ में थामे सावधानी से विकास की तरफ बढ़ता बोला, अति हो चुकी है विकास, रुक जाओ वरना मैं इस लड़की की परवाह किए बगैर दाएं। रघुनाथ का वाक्य अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि विकास के रिवॉल्वर ने खासा। गोली सीधी रघुनाथ के हाथ में दबे रिवॉल्वर पर लगी थी। रिवॉल्वर दूर जा गिरा, हाथ झंझनाता रह गया था। वाह, रजनी शर्मा बड़बड़ाई। क्या निशाना है। निशाने की प्रतियोगिता में ट्राई नहीं की कभी?
अपनी कनपट्टी पर चिपके रिवॉल्वर को भूल चुकी हो शायद तू। लड़का गुर्राया। भूल कैसे सकती हूँ? वह तो खांसने के बाद पुनः वहीं आ चिपका है। तो जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ और आगे बढ़ा इसे। कहने के साथ वह खुद बगल वाली सीट पर बैठ गया। जरा चूचा करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। कर तो दूंगी मैं ऐसा, मगर तुम्हारे रिवॉल्वर से डरकर नहीं, फिर अपनी मर्जी से। कुछ देर पहले तक तो तू हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी, अचानक इतनी मस्त कैसे नज़र आने लगी? यह तब की बात है जब हमारी आवाज़ें टीवी के जरिए लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंच रही थी। अब नहीं पहुंच रही। कैसे पहुंचेगी? माइक तो मैं ऐसा नाटक करके वहीं डाल आई हूँ जिसे मेरे हाथ से फिसल गया हो। कहने के साथ उसने रघुनाथ के कदमों के नज़दीक पड़े माइक की तरफ इशारा किया था। मगर वो तुम्हारा कैमरामैन पट्टा अभी तक हम पर ही फोकस सेट किए चला जा रहा है। इसका मतलब आज तक की स्क्रीन पर अब तक भी हमें ही देखा जा रहा होगा। सो तो है, मगर क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी आवाज़ें तो नहीं सुन सकते दर्शक। समझ तो वे अब भी यही रहे होंगे कि तुम मुझे कवर करके यहाँ से फरार हो रहे हो। क्यों? क्या ये हकीकत नहीं है? हरगिज़ नहीं। मतलब हकीकत ये है कि मैं जब चाहती तुम्हारे चुंगल से निकल जाती। तुम्हारी बंदर गुड़की से तुम्हारा बाप डर गया होगा, मैं नहीं डरी थी। तुम्हारी स्पीच सुनकर समझ गई थी मुझ बेकसूर का खून तुम कभी नहीं बहा सकते। फिर डरती रहने का नाटक करने का कारण? तुम्हारी कामयाबी की तलबगार हूँ। भगवान करे तुम्हारे एक ही थप्पड़ से मुशर्रफ चक्कर खाकर गिर पड़े। ओ, विकास के मुंह से निकला। अपने चेहरे पर खौफ पैदा कर गाड़ी चला, वरना लोग समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिल चुकी हो। वो तो मैं करूँगी ही, परंतु तुम एक भूल कर रहे हो, उसे सुधारो। कैसी भूल? इस जीप के अलावा यहाँ जितने भी वाहन हैं सबके टायर फोड़ डालो, वरना वे पीछा करने की कोशिश करेंगे। वह तो मुझे करना ही था, मगर तूने साबित कर दिया समझदार तू भी है। कहने के बाद उसने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ घुमाया। उंगली ने ट्रिगर पर हरकत शुरू की और वह हरकत तभी रुकी जब बाकी वाहनों के टायरों के मुंह फाड़ दिए। तड़ातड़ चली गोलियों से बचने के लिए रघुनाथ के अलावा सभी ने पोजीशन ले ली थी। कैमरामैन का कैमरा अभी भी वैन के पीछे से इसी तरफ देख रहा था। कैमरामैन पक्का है तुम्हारा? विकास ने रजनी से कहा। पट्टा अभी तक नौकरी किए चला जा रहा है। आज तक वाला जो ठहरा पूरा वफादार है। वैसे भी संसद पर हुए हमले के बाद आज दूसरा मौका है जब आज तक की स्क्रीन पर समाचारों की जगह लोग एक्शन फिल्म देख रहे होंगे और किसी चैनल से जुड़ा चिड़िया का बच्चा तक नहीं है यहाँ। सो जाहिर है यह एक्शन फिल्म देखने के लिए लोग आज तक बार बार देख रहे होंगे और आज बार बार आज तक ही देखेंगे। यह बात हमारे चैनल की लोकप्रियता में चार चांद लगा देगी। यही तो कमी आ गई है तुम लोगों में। लोकप्रिय होने के लिए कुछ भी कर डालते हो। किसी भी शख्स को इस खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि उसकी सोची हुई हर बात में दम होता है। कहने के साथ रजनी शर्मा ने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। 1 मिनट, विकास ने कहा। एम्बेसडर के नज़दीक पहुंचकर जीप स्लो करना। क्यों? कारण मत पूछो, जो कहा है वह करो। रजनी शर्मा ने वैसा ही किया। उसी क्षण विकास के रिवॉल्वर से निकली एक गोली ने एम्बेसडर के अंदर मौजूद वायरलेस को शहीद कर दिया। समझ गई, रजनी शर्मा ने कहा। यह भी जरूरी था। रफ्तार बढ़ाओ, विकास बोला।
रघुनाथ सड़क पर पड़े अपने रिवॉल्वर पर झपटता हुआ चीखा, फायर, फायर करो। उसके हुक्म पर पुलिस वालों की गनें गरजी। जरूर, मगर निशाने पर एक भी गोली नहीं लगी। लगती भी कैसे? गोलियां जानबूझकर दाएं बाएं चलाई गई थी। जब तक रघुनाथ रिवॉल्वर उठाकर सीधा हुआ, तब तक जीप रिवॉल्वर की रेंज से बाहर निकल चुकी थी। कैमरामैन दूर जा रही जीप को फोकस पर रखे सड़क पर पड़े माइक पर झपटा। एक हाथ में कैमरा संभाले, दूसरे हाथ में माइक उठाया। उस पर कहा, आप जनरल परवेज मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ मारने का दावा करने वाले मिस्टर विकास को दूर जाता देख रहे हैं। आपने देखा, पुलिस द्वारा रोके जाने की हर कोशिश को विफल कर दिया उसने। आज तक की स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट रजनी शर्मा को भी वह अपने साथ ले गया है। भगवान ही जाने उसके साथ क्या करेगा। अविनाश चट्टोपाध्याय। आज तक। दूर होती जीप एक मोड़ पर घूमने के बाद दिखनी बंद हो गई। तब अविनाश चट्टोपाध्याय ने कैमरा रघुनाथ की तरफ घुमाया। उसके फेस को टीवी स्क्रीन पर प्रसारित करता बोला, सुपरिटेंडेंट साहब, जो हुआ उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले से ही बनाया हुआ रघुनाथ हत्थे से उखड़ गया। दहाड़ उठा वह, बंद करो इसे, बंद करो। लोग कर दिया बंद कहने के साथ विजय ने रिमोट का लाल स्विच दबा दिया था। टीवी ऑफ हो गया था। ब्लैक बॉय की आंखों में ऐसी चमक थी जैसी अंधेरे में उल्लू की आंखों में नजर आती है। बोला, सर, एक काम तो बहुत समझदारी का किया विकास ने। क्या? सरेआम यह घोषणा कर दी, उसकी किसी हरकत के लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है। यह जो कुछ भी उसने किया है या आगे करेगा, व्यक्तिगत स्तर पर करेगा, एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते करेगा। उसे रोकना होगा काले लड़के। रिमोट एक तरफ फेंककर विजय उस दरवाजे की तरफ लपका जो उस सुरंग में खुलता था, जिसका दूसरा दरवाज़ा 10 किलोमीटर दूर विकास की कोठी के टॉयलेट के नीचे था। ब्लैक बॉय बुदबुदा उठा, अब कोई नहीं रोक सकता। माँ भारती के लाडले को रोक दो। करीब 10 मिनट बाद विकास ने कहा, बस यहीं रोक दो जीप। रजनी शर्मा ने इस तरह उसके हुक्म का पालन किया जैसे उसकी जरखरीद गुलाम हो। पैरों का दबाव ब्रेक पेडल पर पड़ते ही टायर चीख पड़े। जीप जहाँ रुकी थी वह एक सकरी सी गली थी। अब दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे रजनी शर्मा ने पूछा, जीप से उतरो और अपना रास्ता नापो। विकास ने कहा, तुम कहाँ जाओगे? अभी तो खुद मुझे नहीं मालूम। सुन ही चुकी हो, टारगेट पाकिस्तान है। क्या मैं साथ नहीं चल सकती? तुम क्या करोगी? ज़्यादा कुछ न कर पाई तो इतने काम तो आ ही जाऊंगी तुम्हारे कि जहाँ भी गिर जाओ मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखना। कहना रास्ता दो, वरना यह गई और निकल जाना। हर बार एक ही चाल कामयाब नहीं होती। मुमकिन है इस बार कोई ऐसा सिरफिरा मिल जाए जो तुम्हारी जान की परवाह ही न करे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि मैं मारी जाऊंगी। क्या ये कम होगा? बहुत ही कम। जिस मिशन के लिए मैं मारी जाऊंगी उसे देखते हुए यह बहुत ही कम होगा। देश के मान सम्मान के सामने एक अदनी सी जान की भला कीमत ही क्या होती है। जान अगर किसी ऐसे काम में आ जाए तो फिर क्या कहने। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, इधर मौत होती है उधर दूसरा जन्म, फिर मरने से क्या डरना। विकास देखता रह गया उसे जिसने कॉलेज से निकलते ही शायद पहला कदम आज तक में रखा था। भावनाओं की जाति के कारण चेहरा लाल सुर्ख नजर आ रहा था। उसका साफ नजर आ रहा था कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के कितने जज्बात उसके दिल में धधक रहे हैं।
शब्द लड़के के मुंह से स्वतः फूटते चले गए। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ रजनी, मगर मगर मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं ले जा सकता। क्यों? मेरे लिए समस्या बन सकती हो। वादा करती हूँ मैं तुम्हारे लिए समस्या नहीं बनूंगी, बल्कि तुम्हारी समस्याएं दूर करूंगी। रजनी, दिल में जज्बा होना और आने वाली बाधाओं से टकराना दो अलग चीज़ें होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझे कैसे कैसे रास्तों से गुजरना है। मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ। जिस मिशन पर मैं निकला हूँ और जिन हालातों से मुझे गुजरना है, उनसे टकराने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वैसी ही ट्रेनिंग की जैसे मैंने बचपन से ली है। तुम्हें उन कारनामों का इल्म तक नहीं है। क्या मैं गिलहरी से भी गई गुजरी हूँ? गिलहरी जिसने सागर पर पुल बनाने में राम की मदद की थी, उतना काम तो तुम मुझे यहाँ पहुँचाकर कर चुकी हो। मगर अभी मैं चूकी नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा है रजनी, मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। गुरु जाल बिछा रहे होंगे, उसमें फंस गया तो पाकिस्तान पहुंचना तो दूर, राजनगर से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। जीप से उतरो, मुझे जाने दो। एक बार फिर कहती हूँ विकास, मुझे। मगर वाक्य अधूरा रह गया उसका। विकास का रिवॉल्वर वाला हाथ बड़ी तेजी से ऊपर उठा था। जबरदस्त फुर्ती के साथ रजनी ने उसे नीचे आने से पहले ही हवा में पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली, मुझे बेहोश करके जाना चाहते हो? तुम मजबूर कर रही हो। कुछ देर तक रजनी उसकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्त। ऐसी कोशिश करके तुमने मुझे बता दिया, तुम किसी भी हालत में मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी। ऐसे नहीं मानूंगी तो ज़बरदस्ती छोड़ जाओगे मुझे। समझने के लिए शुक्रिया, मगर एक काम करने से तुम मुझे अब भी नहीं रोक सकती। मतलब? विकास अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि रजनी ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा दांतों से काट लिया। उससे खून बहने लगा और उसी खून से विकास के मस्तक पर तिलक करती रजनी ने कहा, तुम्हें कसम है अपनी इस नई दोस्त की, परवेज मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ मारने से पहले तुम्हें मरना तक नहीं है। अगर ऐसा हो गया विकास, तो थप्पड़ उल्टा 100 करोड़ भारतीयों के गाल पर पड़ जाएगा। रोकने की लाख चेष्टाओं के बावजूद लड़के की आंखें डबडबा उठी। भारत और पाकिस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में तहलका मच गया था। विकास द्वारा की गई घोषणा ही ऐसी थी जिसने संसार के सभी दूसरे समाचारों को फीका कर दिया था। हर एक का ध्यान उसी घोषणा की तरफ था। हर जुबान पर एक ही चर्चा थी। विश्व के लगभग सभी समाचार चैनल्स ने जनरल परवेज मुशर्रफ के गाल पर थप्पड़ मारने की घोषणा करते विकास की फिल्म आज तक से उधार लेकर अपने चैनल पर प्रसारित की थी। दुनिया के ज़्यादातर लोग उस दृश्य को अपनी आंखों से देख चुके थे। पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया। कुछ ने भारत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। कुछ का कहना था, बिल्कुल ठीक किया विकास ने, जनरल परवेज मुशर्रफ हैं ही इस लायक, भला दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने का उसे क्या हक है। इस तरह तो यह एक किस्म से दूसरा लादेन ही हुआ। खेमे भारत में भी दो बन गए थे। एक वे थे जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़े थे, दूसरे थे जिन्हें आम नागरिक कहा जा सकता है। पहले खेमे का कहना था, विकास की यह हरकत बचकाना ही नहीं, बेवकूफ़ाना भी है। भारत की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है उसने। पाकिस्तान द्वारा भारत में फैलाए जा रहे आतंकवाद का जवाब देने की
जिम्मेदारी सरकार की है। विकास या किसी और को इस किस्म की हरकत करने का क्या हक है? यह तो मुजरिमाना हरकत है। मगर यह खेमा बहुत छोटा था। बड़ा खेमा था पब्लिक का, जनता का। आम नागरिक खुश थे, हीरो मान रहे थे विकास को। एक सुर में सबका एक ही कहना था, चलो कोई तो शेर का बच्चा बनकर उभरा, यही होना चाहिए था। अति हो चुकी थी। जाने किन मजबूरियों में बंधी है सरकार, जो जवाब नहीं दे पा रही है। कोई तो हुआ जो पाकिस्तान को जवाब देने निकला है। ये लोग ऐसा केवल कह ही नहीं रहे थे, बल्कि विकास के कामयाब होने की मंगल कामना भी कर रहे थे। आज तक पर प्रसारित की जा रही उस फिल्म को लोग बार बार देख रहे थे, रोमांचित हो रहे थे और यूं खुश हो रहे थे मानो विकास उनके अपने परिवार का सदस्य हो। भारत के ठीक उलट पाकिस्तान का बड़ा खेमा विकास के खिलाफ था, मगर बहुत कम ही सही। ऐसे लोग वहाँ भी थे जो दुश्मन के डर से दबी जबान में कहते थे। एक तरफ से देखा जाए तो विकास ने जो घोषणा की वह स्वाभाविक है। एक दिन तो यह होना ही था। हर चीज़ की एक सीमा होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सारी सीमाएं लांघ चुका है। अगर भारत हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा होता तो एक दिन शायद हमसे भी कोई इसी तरह उठ खड़ा होता। हमारी हुकूमत को अपने मुल्क के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पड़ोसी मुल्क में खून खराबा मचाने से क्या मिलेगा? अगर विकास सचमुच परवेज मुशर्रफ को चाटा मारने में कामयाब हो गया तो क्या इज्जत रह जाएगी पाकिस्तान की? सारी दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म था और उधर भारत में राजनगर में मज़ा आ गया मज़ा आ गया। आशा के फ्लैट में दाखिल होते अशरफ ने कहा था, न जाने कब से सोच रहा था कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए। जवाब तो मिलना ही चाहिए था। पाकिस्तान को उनकी करतूतों का ख्याल तो मेरा भी ऐसा ही था अशरफ, मगर किसी भी सेंटेंस के पीछे लगी मगर की यह पूछ बात को लंबा कर देती है। हमारे चीफ का ख्याल शायद हमसे अलग है। आशा गंभीर थी। तुमने कैसे जाना? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? चीफ के हुक्म पर। क्या कहा उसने? केवल इतना ही, आशा के फ्लैट पर पहुँचो, वहाँ एक इमरजेंसी मीटिंग होनी है। तुमने पूछा नहीं? किस संबंध में? पूछा था। क्या जवाब मिला? बस इतना कहकर संबंध विच्छेद कर दिया गया कि विकास के संबंध में। मतलब विकास की हरकत के बारे में तुम्हारी उनसे कोई बात नहीं हुई? चीफ ने मौका ही नहीं दिया। बस हुक्म दंदनाकर दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मगर मुझे यह मौका मिल गया था। कैसा मौका? मैं वैसा ही कुछ कह बैठी जैसा तुम मेरे फ्लैट में दाखिल होते ही कहा था। जवाब में चीफ की आवाज़ घुर्राहट में बदल गई। रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने वाली आवाज़ में कहा गया, मत भूलो आशा कि तुम सीक्रेट एजेंट हो और सीक्रेट एजेंट की अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती। ओह, मैं सकपका गई। अभी कुछ कह भी नहीं पाई थी कि दूसरी तरफ से कहा गया, इसी मामले पर सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग तुम्हारे फ्लैट पर कॉल की गई है। सब वहीं पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियां करो। सबको वही करना है जो उस मीटिंग में तय हो। मुझसे तो यह भी कहा गया है कि इस मीटिंग का नेतृत्व विजय को करना है। फ्लैट में एक नई आवाज़ गूंजी। आशा और अशरफ ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज़ विक्रम की थी। नाहर भी उसके साथ था। दोनों ने एक साथ फ्लैट में कदम रखा था।
नाहर ने कहा। रास्ते में हम लोग यही चर्चा करते चले आ रहे थे कि चीफ आखिर उस जोकर को इतना भाव क्यों देता है, चाहे जब हमें उसके नेतृत्व में काम करने का हुक्म मिल जाता है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि उसने कई महत्वपूर्ण केस हल कर दिए हैं, अशरफ ने कहा। फ्लैट में परवेज़ ने कदम रखते हुए कहा, चंद महत्वपूर्ण केस हल कर देने का मतलब क्या यह है कि उसे हमारे सिरों पर बैठा दिया जाए? ऐसा क्या कर दिया है उसने जिसे हम में से कोई नहीं कर सकता? मैं तो कहता हूँ, केस जब सौंपे ही उसे गए थे तो हल कौन करता? विक्रम ने कहा। हमें यानी हम में से किसी को सौंपे जाते तो वही हल कर लेता। इसका मतलब क्या ये है कि केस हल करने वाला दूसरों का बॉस बन जाए? इस मसले पर आशा ने उनका साथ नहीं दिया। देती भी कैसे? वह मन ही मन उससे प्यार करती थी जिसे जोकर कहा गया था। अशरफ को इस बात का इल्म था कि आशा विजय के प्रति अपने दिल में कोमल भावनाएं रखती है। शायद इसलिए उसने आशा को बड़ी गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्यों आशा, तुमने विजय के बारे में कोई ख्याल व्यक्त नहीं किया? तुम लोग तो आते ही शुरू हो गए। आशा ने विजय के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से बचने हेतु टॉपिक चेंज किया। किसी को बैठने तक का होश नहीं है, सब खड़े खड़े बातें कर रहे हो। नाहर बोला। मेहमान बैठे तो तभी जब मेज़बान बैठने को कहे। बैठो, मुस्कुराती हुई आशा ने सोफ़ा सेट की तरफ इशारा किया। अशरफ समझ गया था आशा ने बड़ी सफाई से खुद को विजय पर टिप्पणी करने से बचा लिया है, मगर उसे ज़्यादा छेड़ने की कोशिश उसने भी नहीं की। सोफे पर बैठने के साथ ही उसने एक सिगरेट सुलगा ली थी। विक्रम ने रिस्टवॉच पर नज़र डालने के साथ कहा, हम सबको ठीक 12 बजे यहाँ पहुँचने को कहा गया था। जाहिर है विजय से भी यही कहा गया होगा। 12:10 हो गए। पट्टा अभी तक नदारद है। क्या उसे उसकी इन्हीं खूबियों के कारण हमारे सिरों पर बिठाया जा रहा है? एकाध बार पहले भी हमें उसके नेतृत्व में काम करने का हुक्म मिल चुका है। परवेज बोला। मेरे तो हलक में यह सुनते ही कुनैन की गोली गुल जाती है। उसके नेतृत्व में काम करना तो दूर, उसे झेलना तक मुश्किल है। पट्टा 24 घंटे बेसिर पैर की बातें करता रहता है। चीफ का हुक्म हुआ है तो वह आएगा ज़रूर और हम सबको सिरदर्द झेलना पड़ेगा। क्या लोगे? आशा ने मेज़बान का कर्तव्य निभाने के खातिर पूछा था। आवाज़ दरवाजे से उभरी, रसमलाई। सबने एक साथ पलटकर उधर देखा। अशरफ के मुंह से निकला, लो आ गया। शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। हाजिर होना पड़ा मियाँ जान जरोखे। हुक्म उस चूहे ने जो दिया था। कहने के साथ विजय दम से एक सोफ़ा चेयर पर आ गिरा था। यकीनन उसके अंदाज को बैठने की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पहले भी कह चुकी हूँ विजय, फिर कहती हूँ। आशा बन्नाई, तुम चीफ को चूहा नहीं कहोगे। देखो मियाँ विक्रमादित्य किस कदर भड़की है। मिस गोगिया पाशा, विजय कहता चला गया। लाल कपड़े को देखकर साला सांड भी क्या बिदकता होगा। ऐसा लगता है जैसे आशा डार्लिंग चूहे से इश्क विश्क फरमाने लगी। तुमने फिर चीफ को चूहा कहा? आशा गुर्राई। चूहा नहीं तो क्या कहा जाए उसे? साला खुद तो बिल में छुपा बैठा रहता है, हमें मरने खपने के लिए मैदान में उतार देता है। आज ही की बात ले लो, फ़ोन उठाकर हुक्म दंदना दिया, ठीक 12 बजे मिस गोगिया पाशा के फ्लैट में पहुंच जाना। भला ये भी कोई बात हुई? मियाँ जान जरोखे, तुम ही बताओ।
मरने खपने के लिए क्या हम ही बचे हैं? उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर अशरफ ने रूखे स्वर में कहा, हमसे कहा गया है कि हमें तुम्हारे नेतृत्व में काम करना है। नेतृत्व यानी हुक्म दो, हमें करना क्या है? अजी करना क्या है? बस ढूंढना है दिल जले को। क्यों? इस क्यों का जवाब नदारत है। मतलब केवल इतना कहा गया है, दिलजले को जल्दी से पकड़कर उनके सामने यानी सीक्रेट सर्विस के ऑफिस में पेश किया जाए। जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, तुम सबको इस काम में मेरी मदद करनी है। पर पता तो लगे। नाहर बोला, विकास की घोषणा पर सीक्रेट सर्विस का नज़रिया क्या है? ये रहा नज़रिया। कहने के साथ विजय ने जेब से एक कागज़ निकालकर सेंटर टेबल पर डाल दिया। क्या है ये? विक्रम ने पूछा। पढ़े लिखे हो प्यारे, खुद पढ़ लो। विक्रम से कहने के बाद विजय ने आशा से कहा, बड़ी बेमुरम्मत मेज़बान हो मिस कोगिया पाशा। जब आए थे रसमलाई का जिक्र किया था, मगर जिक्र केवल जिक्र ही रह गया, ठंडा पानी तक पेश नहीं किया गया। इसे पानी में अपने होठों का शरबत मिला दोगी तो पानी के बताशे का मज़ा आ जाएगा। जवाब आशा को झुंझला देने वाला था, जबकि नाहर और परवेज के मुंह से बराबस ही ठाका फूट पड़ा। अशरफ न केवल मेज से कागज़ उठा चुका था, बल्कि उसे पढ़ भी चुका था। पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर हवाइयाँ सी उड़ने लगी थी। होठों से बड़बड़ाहट निकली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया है? आशा ने पूछा। क्या लिखा है कागज़ में? विकास को सीक्रेट सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया है। अशरफ के ये शब्द वहाँ एटम बम बनकर फटे थे। सबके चेहरे पलक झपकते ही इस कदर पीले पड़ गए थे, मानो उनके जिस्मों से सारा रक्त निचोड़ लिया गया हो। उन सबसे अलग अगर कोई नज़र आ रहा था तो वह था विजय, अकेला विजय। बोला वह भी कुछ नहीं। बाकियों के मुंह से तो कोशिश के बावजूद आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। रह रहकर एक दूसरे की तरफ देखते बढ़ गए थे। सबकी आंखों में एक ही जैसे भाव थे, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हों, क्या हो गया ये? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? सन्नाटा बेहद लंबा होता चला गया और फिर, क्या हुआ प्यारो? सन्नाटे के गाल पर चाटा मारने वाले का नाम विजय था। लकवा सा मार गया तुम्हें तो यूँ मातम मना रहे हो जैसे दिल जला स्वर्ग सिधार गया हो। जो कुछ किया जा रहा है वह उसकी हत्या कर डालने से कम भी कहाँ है। अशरफ गुर्रा उठा। मैं पूछता हूँ, क्यों उसे